हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लासरूम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का सबसे पहला वाला चैप्टर 11th क्लास के अंदर है आपका, दैट इज लिविंग वर्ल्ड। अब भाई लिविंग वर्ल्ड से हम क्या क्या समझते हैं, इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो आपका मेन टर्म है, चैप्टर का जो नाम है, सबसे पहले आप जब भी किसी चैप्टर को स्टार्ट करें तो आप उसके नाम को सबसे पहले समझें। देखिए, लिविंग वर्ल्ड क्या है। लिविंग वर्ल्ड के अंदर ये जो आपका पूरा वर्ल्ड है, इसके अंदर कितने अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ लिविंग है, कुछ नॉन लिविंग है, और उसमें भी जो लिविंग है उनको हम किस तरीके से पढ़ते हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं, जैसे लिविंग टर्म आपके दिमाग में आया। अब ये लिविंग टर्म का मतलब क्या समझते हो? अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो आप उस चीज से क्या समझते हो, क्या क्या, कौन कौन सी ऐसी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी ऐसी डिफाइनिंग फीचर्स हैं जिसकी वजह से आप लोग ये कह सकते हो कि भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है या फिर कोई भी चीज है वो नॉन लिविंग। ठीक है भाई। तो सबसे पहला डिफाइनिंग फीचर है आपका, दैट इज ग्रोथ। ठीक है। अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो आप ये समझिए कि उसके अंदर समवेयर ग्रोथ की प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। अब ग्रोथ क्या होता है? जब भी कोई ऑर्गेनिज्म मास में बढ़ता है, मास में ग्रो करता है, या फिर उसके अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो बढ़ते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ। अगर मैं बात करूँ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की या फिर नॉन लिविंग पार्ट की, जैसे समवेयर आप समझ सकते हैं, एग्जांपल ले सकते हैं माउंटेन्स का। माउंटेन्स में क्या होता है भाई, आप लोग नॉर्मली अगर समर टाइम में जाएंगे वहां पे तो आपको कोई भी स्नो वगैरह देखने माउंटेन्स के ऊपर, पर जैसे ही आप दिसंबर जनवरी के मंथ में जाएंगे तो देखेंगे कि वहां पे काफी सारी स्नो, काफी सारी आइस जो है इकट्ठा हो जाती है। तो आपको ये लगेगा कि हाँ भाई, इसमें भी तो मास ग्रो हो रहा है, इसमें भी तो मास बढ़ रहा है। बट नो, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है, आपके जो है नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे। और ये बात ध्यान रखेंगे, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी नॉन लिविंग पार्ट होता है आपका, ऑर्गेनिज्म क्या, ऑर्गेनिज्म है तो वो लिविंग, अगर कोई भी नॉन लिविंग पार्ट है तो उसमें जो ग्रोथ होती है वो एक्सट्रिंसिक होती है, मतलब ऊपर से ग्रोथ होगी, सरफेस से ग्रोथ होगी। बट जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके अंदर जो है आपकी इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है, अंदर से ग्रोथ होती है, अंदर से सेल्स का नंबर बढ़ता है, अंदर से मास बढ़ता है, अंदर से जो है साइज बढ़ता है सेल्स का। ठीक है, डिवीजन होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है आपकी रिप्रोडक्शन। ठीक है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो आपका रिप्रोडक्शन करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म अगर लिविंग है तो समवेयर वो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मूवमेंट तो करेगा भाई। ठीक है। तो यू कैन एबल टू डिटेक्ट द चेंजेस इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉन्शियसनेस। समवेयर मूवमेंट्स वो करेगा, लोकोमोशन करेगा, चीजें मेटाबॉलिज्म होगी उसके अंदर, वो सारी चीजें अल्टीमेटली क्या क्रिएट करेंगी, उसके अंदर कॉन्शियसनेस क्रिएट। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में, कि भाई अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, खाना भी खाएगा, एक्सक्रीशन भी करेगा, रेस्पिरेशन भी करेगा, डाइजेशन भी करेगा, ये सारी चीजें अगर होंगी तो समवेयर उसके अंदर क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? आपके प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स, तो ये सब क्या है, समवेयर प्रेजेंट होंगे, उनके फूड्स में प्रेजेंट होंगे, डाइजेशन करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे, बहुत सारी रिएक्शंस होंगी। अब वो रिएक्शंस कैटाबॉलिक भी हो सकती हैं, ब्रेकडाउन वाली भी हो सकती है, एनाबॉलिक भी हो सकती है, फॉर्मिंग रिएक्शंस। ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म भी आपका एक की फीचर है, डिफाइनिंग फीचर है आपका, किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कि अगर भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो उसके अंदर आपको प्रॉपर मेटाबॉलिज्म देखेगी। मतलब, और मेटाबॉलिज्म के अंदर आपका क्या होता है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस चलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर भाई? अब हम बात करते हैं, ये क्या दिख रहा है भाई आपको, क्या दिख रहा है? ये है आपकी अर्थ। ठीक है, द होल अर्थ। अब यहाँ पे देखिए, प्लांट्स भी, कुछ एनिमल्स भी, अच्छा ठीक है, राइट बना, बहुत सारे एनिमल्स भी प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे प्लांट्स भी प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे इंसेक्ट्स भी
होंगे, फंजाई प्रेजेंट होंगी, बहुत सारी डाइवर्सिटी आपको इस पूरे अर्थ पे देखने को मिलेगी। टेरेस्ट्रियल पार्ट पे भी देखने को मिलेगी और एक्वेटिक पार्ट पे भी देखने को मिलेगी। अब अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म अलग अलग टाइप के एनवायरमेंट में, हैबिटेट में रहते हैं। तो आप क्या देखेंगे कि भाई ओवरऑल अर्थ पे इतनी सारी डाइवर्सिटी, प्लांट्स की वैरायटी है, कुछ एनिमल्स की वैरायटी है, एनिमल्स में डाइवर्सिटी है, ठीक है। अलग अलग टाइप के आपके एनिमल्स हैं, किसी का साइज छोटा होता है, कोई यूनिसेलुलर होता है, कोई मल्टीसेलुलर होता है, किसी का कॉम्प्लेक्शन अलग होता है, किसी के बॉडी स्ट्रक्चर अलग टाइप का होता है। ये सारी चीजें क्या है आपके, दिस इज जस्ट ऑल डाइवर्सिटी। ओके, तो अपने पूरे वर्ल्ड में, अपने पूरे अर्थ पे क्या है, अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। प्लांट्स में डाइवर्सिटी है, एनिमल डाइवर्सिटी है, ओवरऑल डाइवर्सिटी है, चाहे वो एक्वेटिक हो, एक्वेटिक हैबिटेट में हो, चाहे वो आपके टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई भाई। अब हम बात करते हैं, देखिए अगर हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, लिविंग वर्ल्ड पढ़ रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए लिविंग, अगर प्लांट्स की डाइवर्सिटी है, एनिमल्स की डाइवर्सिटी है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, और ये दोनों ही क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या हम बायो वाले टर्म से, तो देखिए बायो का मतलब ही होता है लिविंग, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डाइवर्सिटी है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुछ भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो, इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, फंजाई भी हो सकती है, दैट कुड बी एनीथिंग। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो उसकी पूरी डाइवर्सिटी को हम एक तरीके से बायोडाइवर्सिटी सकते हैं, पर्टिकुलर हैबिटेट में या एक पर्टिकुलर एरिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो प्लांट डाइवर्सिटी और एनिमल डाइवर्सिटी को हम कंप्लीटली बायोडाइवर्सिटी बोल सकते हैं, ये दोनों ही लिविंग और बायो टर्म डिनोट। यहाँ तक बात समझ में आ गई। लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर आपकी डाइवर्सिटी, दैट विल बी टर्म्ड एज बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अब बात करते हैं भाई, आप कहीं गए भाई, आपने रास्ते में प्लांट देखा, कुछ डॉग्स देखे, अलग अलग चीजें आपने देखी, ठीक है। तो आपने चीजों को कैसे क्लासिफाई किया, आपने रास्ते में जाते हुए देखा यार ये तो प्लांट है, यार ये डॉग है, ये कैट है, अलग अलग चीजें तुमने देखी, और कहने के बाद आपने तुरंत ही क्लासिफाई कर दिया कि ये प्लांट है, ये एनिमल है। तो आपने किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया भाई, आपने सबसे पहले आंखों से देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, आइडेंटिफाई किया होगा, और आइडेंटिफाई आपने किस बेसिस पे किया होगा कि वो बाहर से उसका मतलब जो उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस है, जो आपका उसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, उसके के बेसिस पे आपने चीज ऑब्जर्व किया होगा। जैसे मान लीजिए अगर आपके घर बहुत मोटा सा पर्सन है तो आप बोलते हैं ना ये आप मोटू है, या फिर ये भाई या कोई बहुत लंबा होता है तो उसको भी चढ़ाते हैं। तो ये अलग अलग आप किस तरीके से नेमिंग करते हैं भाई, आप बेसिकली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो आउटर अपीयरेंस है, एक्सटर्नल अपीयरेंसेस है, उनको देखते हुए आप क्या करोगे, नेमिंग कर देते हो, निकनेम्स भी रख देते हो, वही बात है। तो कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले आपका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तब जाके आप क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन। मतलब क्या है, पहले आइडेंटिफिकेशन हुआ, आपने देखा आंखों से देखने के बाद उसके कैरेक्टर्स को समझा, देखा, उसी बेसिस पे आपने क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं, जब आप क्लासिफिकेशन करते हो तो भाई उसके कुछ स्टेप्स भी होते होंगे। आपने सबसे पहले क्या किया था, आपने सब देखा, देखने के बाद आपने उस कर दी, आपने जब नेमिंग करी तो इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलेंगे, नॉमेनक्लेचर, ठीक है। नेमिंग करते टाइम आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से क्लासिफिकेशन कर रहे हो, डाइवर्सिफिकेशन है। तो जब आप नेमिंग कर रहे हो, मतलब क्लासिफिकेशन कर रहे हो, तो उस टाइम पे आप देखोगे कि मतलब अगर आप किसी प्लांट को देख रहे हो तो प्लांट में देखोगे कि भाई ये लोकोमोशन नहीं कर रहा है, या कोई एनिमल है तो आपने उसको एनिमल इसलिए बोल दिया क्योंकि कर रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा आपको। इसलिए जब आप क्लासिफिकेशन करते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो, आइडेंटिफिकेशन करते हो। क्या करते हो,
आइडेंटिफिकेशन करते हो, आप उसके जनरल कैरेक्टर्स को देखेंगे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखने के बाद आप उनको ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं फिर आप क्या करोगे उसकी नेमिंग की प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन टर्म्स में नॉमेनक्लेचर। ठीक है, आप नॉमेनक्लेचर करोगे मतलब नेमिंग करोगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं भाई क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अंदर आप क्या करोगे, ग्रुपिंग करोगे, ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग करोगे। जिस भी ग्रुप के अंदर आपको ज्यादा सिमिलरिटीज ऑर्गेनिज्म, आप कह दोगे कि भाई ये इस ग्रुप का है या फिर ये इस वाली क्लास का है या इस ग्रुप। ये बात समझ में आ गई भाई, क्लासिफिकेशन करो। और आप जब ग्रुपिंग करोगे तो टाइम पे आप इंटर रिलेशनशिप देखोगे। ठीक है, आप कहीं से भी सपोज दैट प्लांट उखाड़ के ले आए, जंगल में गए, जंगल प्लांट उखाड़ के ले आए भाई। अब क्या आप क्या उसको एनिमल बोल सकते हो? क्या उसकी नेमिंग आप एनिमल्स के फॉर्म में कर सकते हो? ऑब्वियसली नहीं करोगे, क्योंकि उसके समवेयर जो कैरेक्टर्स हैं वो मिल रहे होंगे या मैच कर रहे होंगे प्लांट से, तभी आपने उसको कर दी आप प्लांट्स। तब ये आप नेमिंग करते हो, और आप जब कैरेक्टर्स के बीच का इंटर रिलेशनशिप हो तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है एफिनिटी। देखिए, आप जब ये चीज करोगे, मतलब आप जब आइडेंटिफिकेशन करोगे, तो ये तो आप सेपरेटली भी कर सकते। आपने कोई भी चीज देखी, देख के भाई छोड़ दी, कोई भी डॉग देखा, देखने के बाद जस्ट आप भाई आगे बढ़ गए। ठीक है, अब जब आपने सोचा यार ये डॉग है, ये कौन सा डॉग है, सपोज दैट वो जर्मन शेफर्ड है। जर्मन शेफर्ड है, जर्मन शेफर्ड है, तो आपने क्या कर दिया, उसकी नेमिंग कर दी कि भाई नेमिंग कर दी। और आपने जब पर्टिकुलर किसी ब्रीड का नाम लिया, किसी स्पीशीज का नाम लिया, तो समवेयर उसके कैरेक्टर्स उस स्पीशीज से मिल रहे होंगे। तो उस ड्यूरेशन पे आपने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। ओके, आपने क्या किया भाई, क्लासिफिकेशन किया। ठीक है, और क्लासिफिकेशन टाइम पे आपने एफिनिटी का ध्यान रखा, मतलब इंटर रिलेशनशिप का ध्यान रखा। ठीक है, अगर प्लांट से किसी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स मैच हो रहे हैं तो आपने उसको कैटेगरी में डाल दिया, और अगर किसी के कैरेक्टर्स एनिमल्स से ज्यादा मैच हो रहे हैं तो आपने उसको एनिमल्स में, सब एनिमल्स में आपने उसको प्लेस कर दिया। ये चीज आप सेपरेटली भी कर सकते हो, बट ये जब आप तीनों चीजें आप एक ही टाइम पे करोगे, जब आप नेमिंग करोगे तो नेमिंग करते टाइम आपका क्लासिफिकेशन ऑटोमेटिकली, और आप जब क्लासिफिकेशन करोगे तो ऑटोमेटिकली आप उनके इंटर रिलेशनशिप आदि तो क्लास करोगे। तो ये तीनों चीजें एक ही टाइम पे होती, बट ये आप सेपरेट कर सकते। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब हम बात करते हैं भाई, इसी चैप्टर के अंदर एक टर्म है जो हम पढ़ते हैं भाई, टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या होता है? टेक्सोनॉमी जो है एक टर्म जो है आपका दो वर्ड से मिलकर वो बना है, दैट इज टैक्सेस एंड नोमो। टैक्सेस का मतलब होता है अरेंजमेंट, एंड नोमोस का मतलब होता है लॉ। तो भाई क्या होती है टैक्सोनॉमी? स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब ये एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर आप क्लासिफिकेशन करते हो किसी प्रिंसिपल्स के बेसिस पे, प्रोसीजर के बेसिस पे, रूल्स के बेसिस पे, लॉज के बेसिस पे आप क्या करते हो, क्लासिफिकेशन करते हो। की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमी बोलते हैं। जो टेक्सोनॉमी टर्म था आपका, ये किसने दिया था, एपी डे कैंडोल ने दिया था। सबसे पहले अपने बुक के अंदर इन्होंने टर्म दिया था, टेक्सोनॉमी टर्म, और उस बुक का नाम था थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। वही बुक थी जिसके अंदर सबसे पहले टेक्सोनॉमी वर्ड यूज हुआ था। यहाँ तक बात क्लियर हो गई भाई? तो क्या है टेक्सोनॉमी? टेक्सोनॉमी इज नथिंग जस्ट अ स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब आप जब क्लासिफिकेशन करोगे, ग्रुपिंग करोगे, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है भाई, नेमिंग, कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ आपके प्रोसीजर्स, जैसे अभी हमने पीछे प्रोसीजर्स पढ़े थे, आइडेंटिफिकेशन करोगे और ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स बाद आप उसकी नेमिंग करोगे। नेमिंग
करते टाइम आप ग्रुपिंग करोगे, आप जब ग्रुपिंग करोगे तो आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो, और क्लासिफिकेशन के टाइम पर ही आप समवेयर इंटर रिलेशन, दैट इज वहां पे वो कौन सा कॉन्सेप्ट लग जाएगा आपका, एफिनिटी कॉन्सेप्ट लग, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। अब देखिए आइडेंटिफिकेशन करने के लिए मतलब क्लासिफिकेशन करने के लिए, आपका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आपके एटलीस्ट जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हैं, जो आपके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, वो तो एटलीस्ट कंप्लीट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आपने किसी के ईयर की शेप देखी और आपने कह दिया कि भाई इसके ईयर की शेप ऐसी है और इसकी ऐसी है, तो इसको एक कंप्लीट कैरेक्टर्स, आपके कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होने चाहिए। स्किन कलर कैसा है, शेप कैसी है, साइज कैसा होता है भाई, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो कैसे बिहेव करता है, कहाँ पे रहता है, ये सारी चीजें ऑब्जर्व करने के बाद ही आप क्या करोगे, क्लासिफिकेशन। तो कौन कौन से स्टेप्स पढ़े थे हमने, सबसे पहले आपका आइडेंटिफिकेशन करा था। आइडेंटिफिकेशन के अंदर आपका क्या होता है, ऑब्जर्वेशन करते हैं हम कि जो भी उनके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, इजीली ऑब्जर्व होने वाले जो कैरेक्टर है, उनके बेसिस पे आप क्या करोगे, आइडेंटिफिकेशन कर। नेक्स्ट स्टेप है आपका नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर क्या प्रोसेस होती है भाई, नॉमेनक्लेचर का मतलब सब समझ है, मतलब नेमिंग करना, नेमिंग ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफाई कैरेक्टर। जो भी चीजें आपने आइडेंटिफाई की, मॉर्फोलॉजिकल को आपने आइडेंटिफाई किया, उसके बाद उसकी उसी हिसाब से उसके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को देखते हुए आपने उसकी क्या कर दी, नेमिंग कर दी। फिर आप आ जाइए नॉमेनक्लेचर जब आप करेंगे, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आप किसी ऑर्गेनिज्म करते हैं तो नेमिंग के अंदर आपका जो है, नेमिंग के अंदर जो है आपका क्या होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। नेमिंग के अंदर आपका जो है क्या होना चाहिए, एक करेक्टर होना चाहिए, मतलब जो भी आपने ऑब्जर्व किया ना कैरेक्टर, जो भी आपने इजीली ऑब्जर्व किया किसी भी कैरेक्टर को, तो वो कैरेक्टर आपका नेम के अंदर आप समवेयर डिनोट करेंगे। और वो जो कैरेक्टर होना चाहिए ना, वो कैरेक्टर आपका इम्पोर्टेंट होना चाहिए और स्टेबल होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल लूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पोटैटो की बात कर, अगर मैं बोलूं कि मैं भाई किसी पोटैटो का नाम, मैंने पोटैटो देखा, पोटैटो देखने के बाद मैंने उसका नाम रख दिया भाई सोलेनम ब्राउनी, रख दिया मैंने, ठीक है। अब ब्राउनी टर्म जो है किस चीज को डिनोट करता है, ब्राउन कलर को डिनोट करता है, ठीक है। ठीक है भाई, सही बात है, पोटैटो ब्राउन कलर का होता है, बट क्या ये एक स्टेबल करेक्टर है, क्या ये एक इम्पोर्टेंट करेक्टर है। देखिए अगर मैं बात करूं, अगर आप देखिए अगर सॉइल के अंदर आपका पोटैटो होता है तो डेफिनेटली वो ब्राउन कलर का, ठीक है। बट जैसे ही आप सॉइल के बाहर उसको निकालोगे तो समवेयर कभी कभी आपने देखा होगा कि जो पोटैटो का कलर होता है वो कलरलेस भी हो जाता है, लिटिल बिट येलोइश भी हो जाता है वो, ठीक है। तो ये एक भाई डेफिनेटली ये कोई एक स्टेबल करेक्टर नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर पोटैटो को आप सॉइल के बाहर निकालोगे, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, समवेयर पोटैटो ग्रीन कलर में भी जाता है, टर्न हो जाता है, ठीक है। तो डेफिनेटली भाई आपने कलर के बेसिस पे भाई नेमिंग कर दी, सोलेनम ब्राउनी, दैट इज ब्राउन कलर विच इंडिकेट्स अ ब्राउन कलर, बट ऐसा तो नहीं है, हमें तो भाई येलो कलर का भी दिखता है और हमें ग्रीन कलर का भी दिखता है पोटैटो। क्या हो गया भाई, गलत बात हो गई, हम नहीं मानेंगे। अब दूसरा नाम हमने रख दिया कि फॉर एग्जाम्पल आपने सुना भी होगा ये टर्म सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है। ट्यूबरोसम अगर मैं बात करूं, सोलेनम ट्यूबरोसम की अगर मैं बात करूं, सोलेनम ट्यूबरोसम, तो देखिए नेमिंग में ही, नाम में ही समवेयर एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर छुपा हुआ है। ट्यूबर, ट्यूबर मींस ट्यूबर लाइक, ट्यूबरोसम किस चीज को, कौन से कैरेक्टर को कर रहा है, ट्यूबर लाइक कैरेक्टर, ठीक है ना। तो हाँ भाई ट्यूबर लाइक कैरेक्टर्स होते ही एक स्टेबल कैरेक्टर है पोटैटो का। आप अगर सॉइल के अंदर देखो, सॉइल के बाहर देखो, समवेयर उसके पास बर्ड्स प्रेजेंट ही होंगी,
है ना, बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं इस तरीके से, बर्ड्स प्रेजेंट। ट्यूबर फॉर्म में भी होता है, ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर भी होता है, डिफाइंड, बट एक्चुअल जो एक स्टेबल करेक्टर है दैट इज फॉर्म किस तरीके का है, शेप किस तरीके की, दैट इज ट्यूब। तो आपकी ट्यूब है भाई, क्या रख दिया ट्यूब, ट्यूबरोसम। भाई बिल्कुल हम इस बात को सही बोल, हाँ आपने ये बात कही मैम, ये सही बात है, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिए क्या क्या पूछा जाता है, करेक्ट सीक्वेंस पूछा जाता है आपका, स्टेप्स समवेयर क्वेश्चन जब आता है तो सीक्वेंस पूछ टेक्सोनॉमी। सबसे पहला सीक्वेंस जो है आपका क्या है, सबसे पहले आप आइडेंटिफिकेशन को समवेयर कहीं कहीं आपने क्लास कैरेक्टराइजेशन के नाम से भी पढ़ा होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है अगर आइडेंटिफिकेशन लिखा है या फिर कैरेक्टराइजेशन लिखा है, तो दोनों ही सेम बात है, सेम टर्म है। दूसरा सीक्वेंस आता है आपका नॉमेनक्लेचर, ठीक है, दूसरा सीक्वेंस आता है आपका क्या, नॉमेनक्लेचर। तीसरा सीक्वेंस आता है आपका, पहला तो मैंने बता ही दिया आइडेंटिफिकेशन, को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं दैट इज कैरेक्टराइजेशन। दूसरा नोमेनक्लेचर हो गया नेमिंग, तीसरा हो गया क्लासिफिकेशन मतलब ग्रुपिंग करना, एंड चौथा हो गया आपका एफिनिटीज। एफिनिटीज क्या है, इंटर रिलेशनशिप देखना, उसकी इवोल्यूशन को जानकर पहचान कर, और इस चीज को हम समवेयर सिस्टमैटिक्स टर्म में भी पढ़ते हैं, जब आप टेक्सोनॉमी करते हैं, जब आप नेमिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन है, उसी टाइम पे अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देख रहे हैं, उस टर्म को कलेक्टिवली बोला जाता है सिस्टमैटिक्स। क्लासिफिकेशन करते टाइम अगर आप इवोल्यूशनरी, दैट इज सिस्टमैटिक्स, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई भाई। अब अगर मैं बात करूं आपने क्या किया भाई, बात करते हैं कि भाई टैक्सोनॉमी मैम आप इतना सारा पढ़ा रही हो, बता रही हो, डिफाइन कर रही हो, आप कुछ प्रैक्टिकल सा एग्जाम्पल क्यों नहीं दे। चलो भाई प्रैक्टिकल सा एग्जाम्पल दे, आप जंगल में गए, जंगल में जाने के बाद आपने कोई पेड़ देखा, हाँ, और देखा कि यार ऐसा पेड़ तो कहीं मैंने बुक्स में भी नहीं देखा, मैंने अपने आसपास भी कहीं नहीं देखा, ओवरऑल कहीं नहीं देखा, ठीक है, आप उसको उखाड़ लाए, ठीक है, आप उसको उखाड़ लाए, ले आए अपने साथ। अब आपने क्या किया भाई, आपने सबसे पहले क्या की, मैचिंग की, यार देखता हूँ या देखती हूँ भाई, ये जो प्लांट है ये मैंने ही पहली बार देखा है या फिर पहले से भी और भी लोगों ने देख रखा है, या फिर इसका नेमिंग भी हो चुकी है, या फिर साइंटिस्ट समवेयर क्या आइडेंटिफाइड हो चुका है। तो ये चीज पता लगाने के लिए आप क्या करोगे, आप सबसे पहले जाओगे, आप भी जहां भी आसपास रहते हो भाई, सपोज दैट यू इफ लिविंग इन अ दिल्ली, आप क्या करोगे, दिल्ली के किसी भी छोटे, सबसे पहले आप मान लीजिए दैट आप सबसे पहले स्कूल के हर्बेरियम, ठीक है, स्कूल के आप हर्बेरियम में जाएंगे, वहां पे आप जाने के बाद भाई देखेंगे, मैम के पास गए, मैम के पास जाने के बाद आपने कहा देखिए मैम ये प्लांट मैंने देखा है, और ये प्लांट जो है मैंने पहले कभी नहीं देखा, क्या ये ऑलरेडी आइडेंटिफाइड प्लांट है, क्या इसकी ऑलरेडी नॉमेनक्लेचर हो चुकी है, क्योंकि तो इसका नाम नहीं पता, इवन मैंने कभी देखा नहीं है तो नाम भी नहीं पता डेफिनेटली। तो अब
क्या करेंगे आप, स्कूल के हर्बेरियम गए, आपने मैचिंग करना स्टार्ट किया कैरेक्टर, आपने ऑब्जर्व कर लिया कि भाई ऐसे ऐसे इसकी लीव्स होती हैं, ठीक है, या इनमें पैरेलल वेनेशन होती है, छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, हाइट इसकी नहीं है। ये कैरेक्टर्स आपने ऑब्जर्व करने के बाद स्कूल के ही हर्बेरियम मैच करना स्टार्ट कर दिया। आपने देखा यार कहीं मैच तो नहीं हो रहे, ये मैंने जो है मैम न्यू स्पीशीज आइडेंटिफाई कर ली है, बट जरा सबर करो। कैसे कि भाई सबर कैसे करना है कि आपने अभी कहाँ, अभी तक आपने कहाँ तक, कहाँ पे मैचिंग की है, केवल अपने स्कूल में। अब आप जाइए जरा स्कूल से बाहर निकलिए, और स्कूल से बाहर निकलने के बाद आप अपने एरिया के अंदर जो सबसे बड़ा हर्बेरियम, वहां जाइए, वहां जाने के बाद आप मैचिंग करिए भाई कैरेक्टर्स की प्लांट्स के साथ। ऑलरेडी जो आइडेंटिफाइड कैरेक्टर्स हैं, ऑलरेडी आइडेंटिफाइड जो स्पीशीज हैं प्लांट की, आप जाइए वहां पे, जाने के बाद मैचिंग करिए। अब आप सपोज दैट मैच करते हैं, और मैचिंग करने के बाद आपके सारे कैरेक्टर्स मिल जाते हैं कि भाई स्टेम कैसी, सॉरी सपोज दैट फ्लावरिंग कैसी होती है, इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, पत्तियां कैसी होती है, ज्यादा नंबर, लार्ज नंबर ऑफ लीव, सिंगल 2 और 3 लीव्स ब्रांच के अंदर, ये बहुत सारी चीजें आपने क्या करी, आइडेंटिफाई की। आपने जब आइडेंटिफाई की तो देखा यार कि ये वाला जो मेरा वाला प्लांट था ना, ये तो आइडेंटिफाई हो गया है। सपोज दैट आइडेंटिफाई हो जाता है, इसका मतलब क्या है, आपने कोई भी आइडेंटिफाई नहीं की। और सपोज दैट आपने जो भी कैरेक्टर्स मैच किए अभी तक, दिल्ली के अंदर सबसे बड़े हर्बेरियम में ऐसा प्लांट, ऐसे कैरेक्टर्स रखने वाला कोई भी प्लांट हर्बेरियम नहीं मिला। हर्बेरियम क्या होता है, ये एक तरीके की ऐसी लैब होती है जिसके अंदर अभी तक जितने भी प्लांट स्पीशीज होते हैं जो आइडेंटिफाइड हो चुके हैं, उनकी प्रॉपर नेम, साइंटिफिक नेम वगैरह रख के, क्लासिफिकेशन करके, प्रॉपरली उनके बारे में डिटेल्ड स्टडी करने के बाद, उनकी लिखने के बाद उनको रख दिया जाता है, ठीक है, ड्राई वगैरह करके, प्रोसीजर वगैरह सारा कुछ करके। तो ये हम आगे पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर में, सबसे एंड वाला पार्ट है टेक्सोनॉमिकल, ठीक है, वहां पर हम जो है इन चीजों को पढ़ेंगे। अब देखिए हम कहाँ तक थे भाई, हमने जो है देखा और प्लांट जो है कहीं भी आइडेंटिफाई हुआ, मतलब वो करेक्टर नहीं हुए। अब क्या होगा भाई, आप लेके गए, नहीं नहीं मैम जो है मैंने देखा दिल्ली के हर्बेरियम में ऐसा कोई भी प्लांट मुझे मिला नहीं, तो क्या मैम मैंने न्यू स्पीशीज आइडेंटिफाई कर ली है। मैम बोलेंगी नहीं बेटा, रुको अभी, आप केवल दिल्ली में ही तो गए हो, एक काम करो, आप जो है जाओ इंडिया के सबसे बड़े हर्बेरियम, ठीक है, आप गए कोलकाता, कोलकाता गए तो वहां पे आप नेशनल लेवल के अंदर, इंडिया के अंदर अभी तक जितनी भी प्लांट स्पीशीज आइडेंटिफाइड हो चुकी हैं, उनके कैरेक्टर्स उसी के साथ वहां पे एज अ हर्बेरियम शीट के अंदर आपको मिल जाएंगे। ट्रेन की टिकट बुक कराई और पहुंच गए कोलकाता, ठीक है, जब आप कोलकाता पहुंचे तो आप इंडिया के सबसे नेशनल लेवल के सबसे बड़े हर्बेरियम में पहुंचे, और वहां पे देखा कि भाई सारे प्लांट्स से जो है आपने मैच किए, सारे प्लांट्स से कैरेक्टर्स मैच करने के बाद आपने देखा कि कैरेक्टर्स तो कहीं भी मैच नहीं हो रहे, क्या मैंने न्यू स्पीशीज आइडेंटिफाई कर ली है। वापस से मैम को कॉल घुमाया, अब कॉल घुमाया तो मैम ने कहा हाँ बेटा, मुझे नहीं पता था कि इतना जो है यू आर वेरी मच एक्साइटेड टू नो कि क्या मैंने स्पीशीज आइडेंटिफाई की है या नहीं है। अब ठीक है, तुम बहुत मेहनत की, तुम बहुत अच्छा किया, बट अभी तो एक काम करो,
वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल हर्बेरियम आओ, तो वहां आपको क्या पता चलेगा कि अब तक टोटल वर्ल्ड के अंदर, जरूरी नहीं है ना कि जो प्लांट आपको इंडिया में मिल गया आपको इंडिया के बाहर नहीं मिल सकता है भाई, सकता है। तो आपने क्या किया, आप प्लांट को लेके गए और पहुंच गए कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड के अंदर सबसे बड़ा वर्ल्ड का IUCN प्रेजेंट है, सबसे बड़ा हर्बेरियम है, मतलब अभी तक ओवरऑल पूरी आपकी स्पीशीज है, प्लांट स्पीशीज, वहां पर सबके रिकॉर्ड, सब डाटा, सबके हर्बेरियम। ठीक है, IUCN की समटाइम्स फुल फॉर्म पूछता है, इंटरनेशनल फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब क्या, जाते जाते आप पहुंच कहाँ, स्विट्जरलैंड पहुंच गए। अब स्विट्जरलैंड में आपने देखा कैरेक्टर्स मैच करके देखे सबके साथ, और किसी भी प्लांट के साथ आपके कैरेक्टर्स मैच। अब मुझे बताइए, अब क्या आपने आइडेंटिफाई की, वो न्यू स्पीशीज थी, न्यू स्पीशीज थी, अनआइडेंटिफाइड स्पीशीज आपने आई की, है ना। तो अल्टीमेटली आपने क्या किया, देखा जो भी आपकी स्पीशीज थी, जो आप इतनी देर से घूम रहे थे मेहनत करते हुए कि भाई क्या नाम है, मेहनत करते हुए घूम रहे थे कि ये न्यू स्पीशीज है मैम, मैंने न्यू स्पीशीज आइडेंटिफाई कर ली। यस, अल्टीमेटली यू आइडेंटिफाई अ न्यू, आपने नई स्पीशीज आइडेंटिफाई कर ली थी। क्यों, क्योंकि आप सबसे इंटरनेशनल लेवल पे गए थे, स्विट्जरलैंड IUCN, जहाँ पे सारे प्लांट्स की, अब तक जितने भी आइडेंटिफाइड प्लांट्स हैं सबकी हर्बेरियम शीट आपको रिकॉर्ड व डाटा के साथ मिल जाएगी। उनसे आप मैच करवा लो, अगर मैच होती है तो आपने कोई भी नई स्पीशीज आइडेंटिफाई नहीं करी, अगर मैच नहीं होती है देन आपने जो है नई स्पीशीज कर लिए। तो आपने नई स्पीशीज आइडेंटिफाई कर लिए, तो आप उसका रिकॉर्ड लिखिए, डाटा लिखिए, साइंटिफिक जो भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन हर्बेरियम आती है वो सारी चीज आप सबमिट कर सकते विद योर। ठीक है, अब देखिए, जब हम ऑब्जर्व करते हैं कोई भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर या मॉर्फोलॉजिकल, तो देखने के बाद अगर हम प्लांट, आपने देखा स्टेम जो है नहीं होती है, लीव्स का शेप देखा आपने, रूट देखी भाई ये फाइब्रस होती है या टैप रूट सिस्टम होता है, फ्लावर देखा, तो आपको ऑब्जर्व इजीली ऑब्जर्व होंगी एक्सटर्नल कैरेक्टर्स आपके, यही तो ऑब्जर्व होंगे। कोई तब मुझे ये बताइए, जब आप मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के क्लासिफिकेशन करेंगे तो कौन कौन से भाई कैरेक्टर्स होते हैं प्लांट के अंदर, रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स हो, फ्लावर्स हो, इसमें अब मुझे आप ये बताइए, जैसे रूट हो गई, स्टेम हो गई, क्या इन पर एनवायरमेंट पड़ता है, क्या ये चेंजेबल नहीं होते हैं, और जब ये चेंजेबल होते हैं, स्टेम की हाइट इतनी लंबी होती है और उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया, प्रॉपर उसको भाई एनवायरमेंट नहीं मिल पाया, पर उसको वाटर नहीं, क्या होगा कि जो स्टेम की ग्रोथ है वो स्टंटेड हो जाएगी, वो प्रॉपरली जितनी होनी चाहिए। क्या ये ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स मतलब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में ये स्टेम, लीव्स, लीव्स भी अफेक्टेड हो, रूट्स भी अफेक्टेड हो सकते हैं, इन्फेक्टेड हो सकते हैं, जिनकी वजह से कुछ भी बहुत सारी अलग अलग डिसीजेज हो जाती है, कर्लिंग हो जाती है ना। तो ये सारी चीजें क्या देखने के बाद आपको क्लासिफिकेशन करना चाहिए, ठीक है कर सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ही देख के क्लासिफिकेशन, बट कौन से कैरेक्टर्स देखने चाहिए,
कौन से कैरेक्टर, ये मैम, तो कैरेक्टर्स लेने चाहिए अगर आप प्लांट का क्लासिफिकेशन, सपोज दैट 2 कैरेक्टर्स होते हैं, तो आपका वेजिटेटिव कैरेक्टर और दूसरा हो गया रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। जो आपका वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं वो आपके हो गए रूट, स्टेम, लीव्स हो गए, ठीक है, और इनका इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है एनवायरमेंट इनके ऊपर। समवेयर these are the vegetative characters are not stable characters, मतलब somewhere these are affected by the environment। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अगर मैं फ्लावर की बात करूं तो ये एक रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर है। समवेयर अगर फ्लावर है, ठीक है, तो सपोज दैट उसके जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हुआ, उसका इन्फ्लोरेसेंस हुआ, अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स हुए, ये सारे बहुत ही प्रिजर्व्ड कैरेक्टर। तो आप ध्यान रखेंगे प्लांट के, सपोज दैट वो अगर एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है, तो आप क्या देखेंगे कि आप अगर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो ध्यान में रखिए कोई स्टेबल कैरेक्टर होना चाहिए क्लासिफिकेशन के लिए, जो कि इतना ज्यादा चेंजेबल ना हो अकॉर्डिंग टू द नेचर और अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। ठीक है, हाँ भाई स्विट्जरलैंड पहुंच गए थे, वापस आ जाओ अब। ठीक है, वही है, आप पहुंचे भाई, कोई भी कैरेक्टर मैच हुआ तो आपने कोई भी न्यूज़ आइडेंटिफाई नहीं करी। अगर कैरेक्टर डू नॉट मैच, अगर मैच नहीं होता है देन डेफिनेटली आपने एक न्यू स्पीशीज आइडेंटिफाई स्पीशीज आपने क्या कर ली है, आइडेंटिफाई कर ली है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई, वही है, तो पहला हमने क्या किया, आइडेंटिफिकेशन के ऊपर बात चल रही, ठीक है, आइडेंटिफाई करने, आप आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो क्या क्या कैरेक्टर्स देखने चाहिए, लेने चाहिए, वो सारी चीज। ठीक है, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन। नेमिंग भी कर दी, सपोज दैट आप नेमिंग करने के बाद आप क्या करोगे, क्लासिफिकेशन। सपोज दैट आपने गार्डन में आप लोग गए, गार्डन में देखा 4 पेड़ आपस में पास लगे, उसमें से भाई 2 पेड़ तो ऐसे थे, सपोज दैट एक पेड़ था P1, दूसरे का नाम आपने 2, तीसरे का नाम रख दिया P3, चौथे P4। इसमें जो P1 वाला प्लांट था वो फ्लावरिंग प्लांट था, मतलब उसके ऊपर फ्लावर्स आपने देखे। P3 प्लांट था वो भी फ्लावरिंग प्लांट था, उस पर भी आपने फ्लावर्स देखे, बट P2 और P4 के अंदर आपने कोई फ्लावर्स नहीं। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, ग्रुपिंग कर दी कि भाई P1 और P3 जो है आपके फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। जब आपने ये फ्लावरिंग प्लांट्स देखे तो आपने क्या करी, ग्रुपिंग कर दी कि भाई फ्लावरिंग प्लांट P1 और P3 थे और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जो है आपके P2 और P4 थे। आपने कैसे डिसाइड किया, समवेयर आपने कैरेक्टर्स को मैच किया होगा, इंटर रिलेशनशिप निकाला होगा, है ना, कैरेक्टर्स को देखने के बाद आपने चीज को क्लासिफाई कर दिया होगा। नेमिंग करने के बाद, नेमिंग में भी आपने क्या किया भाई, फ्लावरिंग है या नहीं, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो आपने देखा कि भाई अब जब आपने जब क्लासिफिकेशन किया तो आपने क्या किया, एक इंटर रिलेशनशिप देखा, तो इन चारों के बीच में आपने इंटर रिलेशन देखा कि भाई आपने देखा कि P1 और P2 के अंदर देखे कि कुछ 5 कैरेक्टर्स ही मैच, तरीके की स्टैम भी मैच कर है, कुछ के जो है लीव्स भी मैच करिए, बट ये फ्लावरिंग नहीं है। आपने जब मैच किया P1 और P2 को मैच किया तो आपने देखा कि केवल इन दोनों के बीच 5 ही कैरेक्टर्स आउट हो रहे हैं। फिर आपने P1 और P3 को मैच किया तो देखा कि P1 और P3 वाले जो प्लांट्स थे उनके ऑलमोस्ट 10 कैरेक्टर्स मैच हो रहे, उनके ऑलमोस्ट 10 कैरेक्टर्स मैच हो रहे थे। फिर आपने किया P2 और P3 को मैच किया, ठीक है, तो आपने देखा कि केवल 4 कैरेक्टर्स ही मैच हो रहे हैं।
और फिर आपने P2 और P4 को मैच किया, सॉरी यहाँ पे P2 एंड P3 को मैच किया, और यहाँ पे आपने P2 एंड P4 को मैच किया कि इनके बीच में 10 कैरेक्टर्स सिमिलर हैं या फिर मैच कर रहे हैं। तो ये जो आप पूरा काम कर रहे हो, मैचिंग का काम कर रहे हो, रिलेशनशिप को इंटर रिलेशनशिप, कितनी चीजें मैचिंग हो रही, कितनी सिमिलैरिटीज हैं दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में, कितनी डिसिमिलैरिटीज, सारी चीजें जो आप देख रहे हो, ये आप क्या कर रहे हो, हमको क्या बोलते हैं, दैट इज एफिनिटी। मतलब जब आपके ग्रुपिंग करते टाइम, क्लासिफिकेशन करते टाइम, जब आप इंटर रिलेशनशिप को ऑर्गेनिज्म में, ताकि और इंटर रिलेशनशिप आप क्या देखोगे, सिमिलैरिटीज देखोगे, और ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में, जितने ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स मैच हो रहे होंगे, उतने ही ज्यादा आपके क्या है, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है। और वो क्लोजली रिलेटेड आपने किस एक ग्रुप में रख दिया, फ्लावरिंग रख दी, नॉन फ्लावरिंग प्लांट। यहाँ तक बात क्लियर भाई? अब सवाल ये आता है भाई, अब सवाल क्या आता है, व्हाई डू वी नीड क्लास, व्हाई डू क्लासिफिकेशन? तो क्लासिफिकेशन देखिए क्यों जरूरी हो करना, इनको हम प्रॉपरली देखिए, बहुत सारे प्लांट होते हैं, जैस्मिन का प्लांट हो गया, रोज का प्लांट हो गया, एनिमल्स की बात करें, एलिफेंट, डॉग है, ये कैट है, ठीक है। आपने ये जो क्लासिफिकेशन किया, आप और अगर ब्रॉड टर्म में क्लासिफाई करना है, जैसे कि आपने दो डॉग्स को देखा है या एक कैट और डॉग को देखा, तो आपने क्लासिफाई किया कि एक एनिमल है, इतनी जरूरत ही नहीं पड़ी डॉग और कैट को अलग अलग से सिंथेसाइज करना, है ना। तो आप क्या करोगे, क्लासिफिकेशन को क्या करोगे आप, इतने जो डाइवर्सिटी है उसको बहुत ही श्रिंक करके आप एक ब्रॉड टर्म के अंदर, ताकि, और वो ब्रॉड टर्म में क्या होगा, बहुत सारे एटलीस्ट जनरल कैरेक्टर्स उन सारे ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात, ये चीज तो पता होगी कि भाई अपने पूरे अर्थ पे अब तक 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज है वो आइडेंटिफाइड हो चुकी, आइडेंटिफिकेशन हो गए, उनकी नेमिंग भी हो चुकी, क्लासिफिकेशन है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो क्या अर्थ के ऊपर केवल इतनी ही स्पीशीज है? स्पीशीज बहुत ज्यादा हैं, बट आइडेंटिफाइड केवल 18 लाख स्पीशीज हुई हैं, जिसमें 12 लाख स्पीशीज तो आपकी आइडेंटिफाई हुई है, एंड 0.5 मतलब 5 लाख स्पीशीज आपकी अप्रोक्स 5 लाख या 6 लाख के समथिंग प्लांट की आइडेंटिफाई। अब मुझसे ये पूछो कि भाई प्लांट कितने हो, जूलॉजिस्ट ज्यादा थे, को प्लांट से ज्यादा एनिमल ज्यादा, देखिए प्लांट की स्पीशीज आइडेंटिफाइड अब तक आइडेंटिफाइड, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आपका इवोल्यूशन वो एनिमल, और अगर एनिमल्स में ज्यादा से ज्यादा इवोल्यूशन का नंबर ज्यादा हुआ, तो ऑटोमेटिकली अगर कहीं रास्ते में आप जा रहे हो तो एक प्लांट दिखेगा, बस तो आपको जानवर दिखेंगे, इंसेक्ट्स भी दिखेंगे। और ऐसा क्यों है कि एनिमल्स के अंदर ज्यादा इवोल्यूशन हो गया, ज्यादा डाइवर्सिटी, क्यों? क्योंकि दे आर लोकोमोशन, ये लोकोमोशन करते हैं, दे हैव लोकोमोटरी ऑर्गन्स, मतलब ये लोकोमोशन कर सकते हैं, चल सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। अब ये चल सकते हैं तो भाई अपना खाना भी खुद बना सकते हैं, ठीक है, सॉरी बना नहीं सकते, अपना खाना भी अरेंज कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन करेंगे तो डेफिनेटली नई प्रोजेनी बर्थ देंगे, इतनी ज्यादा रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, वेरिएशंस आएंगे, नहीं ये ज्यादा से ज्यादा स्पीशीज आपकी एनिमल्स में बच जाएंगे। प्लांट में, प्लांट भाई ऐसा तो नहीं है कि खाना नहीं मिल रहा, मर रहे हैं, और के पास चले
लंच बॉक्स खा लिया किसी ने, अपना खाना खुद बनाना होता है। ठीक है, इसलिए प्लांट्स के अंदर जो इवोल्यूशन है लेट पेस से चल रहा है, लेट चल रहा है बजाय के एनिमल। तो हम बात यहाँ पर कर रहे थे कि व्हाई डू वी नीड, है ना। तो देखिए, अगर मैं बात करूं, आपने कोई ऑर्गेनिज्म देखा, ऑर्गेनिज्म देखने के बाद आपने एटलीस्ट उस अंदर 1 2 3 4 या फिर 10 कैरेक्टर तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होते, तो ऑब्जर्व, अलग कैरेक्टर्स जो ऑब्जर्व हो सकते हैं। अब हर एक ऑर्गेनिज्म में एटलीस्ट 10 कैरेक्टर तो अलग अलग, तो उन अलग अलग कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम क्या करें, क्लासिफिकेशन। इस हिसाब से तो एक ऑर्गेनिज्म के 10 नाम हो जाएंगे। अब यहाँ एक नाम तो याद होता नहीं है भैया, 10 कैसे। चलो एक काम करो, एक ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टर, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को देखते हुए आप क्लासिफिकेशन कर दो, नेमिंग कर दो। एक कैरेक्टर को देख के आप नेमिंग कर दो। ठीक है, ठीक है भाई, कर दी मैंने नेमिंग। अगर मैं नेमिंग कर रही हूँ तो अब तक 18 लाख स्पीशीज आइडेंटिफाइड हो चुकी है, और 18 लाख स्पीशीज आइडेंटिफाई हो चुकी है तो भाई 18 लाख नाम भी हो गए। अब यहाँ भाई एक नाम पता नहीं, 18 लाख नाम। चलो एक काम करते हैं, क्या कर देते हैं, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन है। सपोज दैट कि नहीं कर रहे हैं तो प्लांट्स एंड इनके पास ग्रीन पिगमेंट है, सेल पे सेल वॉल होती है, बहुत सारे इनके पास ग्रीन है, ये मिलता है, हाइट इतनी होती है, स्टेम कुछ ब्राउन होती है। कुछ इजीली और बहुत ही जनरल कैरेक्टर्स को देखते हुए आप क्या कर दोगे, क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन हमारा ये था कि दैट व्हाई डू वी नीड क्लासिफिकेशन। तो वी नीड क्लासिफिकेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन करना। अगर हम प्लांट बोल रहे हैं तो नॉर्मली हमारे दिमाग में ये क्लिक करे दैट दिस इज समवेयर प्लांट, प्लांट है तो इसके पास ग्रीन कलर भी पिगमेंट होगा, ये लोकोमोटरी नहीं है, लोकोमोशन से, ये भाई अपना खाना खुद बनाते होंगे, इनके पास फ्लावर्स होंगे, टाइम्स होंगे, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आ जाती है ना प्लांट को। क्यों आती है, क्योंकि समवेयर क्लासिफिकेशन होगा, क्लासिफिकेशन हुई, देखते हुए कैरेक्टर पढ़ते हुए सबसे पहले जो आपका आया, और आपका आइडेंटिफिकेशन हो सकता है और स्टडीज भी, फर्दर रिसर्चेस भी आसानी से हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन हुआ था, जो कैरोलस लीनियस ने दिया था, वो था आपका, तो था आपका बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अंदर क्या था आपका कि किसी भी, जैसे सपोज दैट मेरा नाम है अदिति शर्मा, ठीक है, तो मेरे भी दो नाम है अदिति की, अगर मैं बात करूं अदिति जो टर्म और भी बहुत सारे लोगों का हो सकता है, बट और ज्यादा स्पेसिफाई करने सरनेम लगाते हैं, हमारा भी बाइनोमियल। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम दो वर्ड्स में रखने का प्रोसेस, तो वर्ड्स में रखने का जो सिस्टम टाइप में आता है, कौन से टाइप के नॉम है, कौन से वाले सिस्टम में आता है, बाइनोमियल सिस्टम के अंदर आता है। ठीक है, किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था, सॉरी कैरोलस, बोलोगे मैम हमने तो कैरोलस है, कैरोलस लीनियस पढ़ा है हम, कैरोलस लीनियस पढ़ा है हम। तो भाई जिन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था ना, सबसे पहले ये सिस्टम उन्होंने अपने ऊपर ही, नाम कैरोलस वॉन लीनियस था, बट उन्होंने जैसे ही बाइनोमियल कर दिया तो अपना नाम भी कैरोलस वॉन कैरोलस लीनियस रख दिया कि भैया सबसे पहले जो वो खुद से ही। अब इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है भाई,
जब आप बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करते हैं तो बहुत अलग अलग रूल्स रखेंगे, पहला नाम क्या होना चाहिए, दूसरा नाम क्या होना चाहिए, बहुत सारे रूल्स होते हैं। क्लासिफिकेशन करते टाइम हम रूल्स को फॉलो कर, ये सारी चीजें देख। टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया, दैट इज प्लांटी एंड एनिमल, ने दिया था कैरलस लीनियस। फर्दर आगे इसकी स्टडी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। चारों पांचों जो भी आपके किंगडम है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम, फोर, फाइव किंगडम एंड सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे दिया गया था। बट जो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन था वो श्रिंक करके आपने थ्री डोमेन सिस्टम किया था। थ्री डोमेन सिस्टम आपका क्या था, आर्किया, यू बैक्टीरिया एंड यू कैरिया। ठीक है, जो आपका ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन था, इसके अंदर आपने किंगडम प्लांटी रखा था एंड किंगडम क्या रखा था। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन था, उसके अंदर किंगडम प्लांटी, एनिमेलिया प्लस ओटिस्टा आ गया था। फिर देखा कि भाई कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म थे जो आपके ना तो प्लांट में फिक्स हो रहे थे, ना एनिमल्स में फिक्स हो रहे थे, ना किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर फिक्स। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर वो ऑर्गेनिज्म गए जो यूनिसेलुलर अब कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स थे जो ना तो भाई यूनिसेल प्लांट्स कैरेक्टर, एनिमल्स का कैरेक्टर रख रहे थे, तो उन्होंने जो नेक्स्ट टर्म आपका टर्म आया वो था आपका किंगडम के अंदर जितने भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक को दिए गए। ठीक है, और लास्ट में आया था आपका फंजाई, जो ना तो प्लांटी में जा रहा था ना एनिमल में फिक्स कर सकते। हाँ भाई, आपके प्रोटिस्टा में फिक्स हो रहे थे ना मोनेरा में फिक्स हो रहे थे, तो उसके अलग किंगडम, दैट इज किंगडम फंजाई। अब मुझे ये बताइए कि मैम ऐसे कौन से कितने कैरेक्टर्स सिमिलर होने चाहिए ऑर्गेनिज्म किसी एक किंगडम में प्लेस करें, क्या दो कैरेक्टर सेम होने पे हम किसी ग्रुप में प्लेस कर दें, मतलब इसका भी एक क्राइटेरिया है। तो क्राइटेरिया क्या है भाई, कि जो है एटलीस्ट अगर किसी सिस्टम के अंदर आप कितने भी ऑर्गेनिज्म प्लेस कर रहे हो उनके बीच में एटलीस्ट मिनिमम 10 कैरेक्टर तो आपके क्या होने चाहिए, रिसेंबल कर, मैच कर। क्राइटेरिया कि अगर हम मोनेरा, जो सपोज दैट हम किंगडम पढ़ते हैं, प्लाज्मा भी, आर्की बैक्टीरिया भी पढ़ते, बैक्टीरिया भी पढ़ते, एल्गीज। तो अगर हम बात करें आर्की बैक्टीरिया की, तो भाई आर्की बैक्टीरिया आपका प्रिमिटिव फॉसिल है, सेल वॉल होती है वो डिफरेंट कॉम्पोजिशन है ना, डिफरेंट कॉम्पोजिशन। फिर भी हमने किंगडम मोनेरा के अंदर उस या माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा के लिए रखा भाई, क्योंकि क्या था आपका एटलीस्ट 10 कैरेक्टर को आपके रिजेंबल कर रहे थे, इसलिए उन्होंने क्या किया भाई 10 प्रॉपर एक किंगडम के अंदर को प्लेस कर। ठीक है, अब आपने जब क्लासिफिकेशन किया तो समवेयर किसी बेसिस पे कौन से कैरेक्टर्स के बेसिस, तो क्या जो क्या आपके कैरलस लीनियस थे, आपके कैरलस लीनियस ने जो प्लांट और किंग बाइनोमियल प्लांट और किंगडम जो दो क्लासिफिकेशन किया था, वो उन्होंने कौन से कैरेक्टर्स को देखकर, कौन से कैरेक्टर्स के बेसिस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। सबसे पहला था आपका सेल वॉल, सबसे पहला था आपका सेल वॉल। क्या प्लांट्स में सेल वॉल होती है या एनिमल्स में सेल वॉल होती है, उन्होंने देखा कि सेल वॉल की फीचर देखने के बाद उन्होंने क्लासिफिकेशन बांटे। और ठीक है, नेक्स्ट था आपका लोकोमोशन करते हैं या नहीं।
तीसरा था आपका क्या नाम है, तीसरा हो गया आपका ये क्या है आपके न्यूट्रिशन, मतलब वो किस तरीके से अपना खाना लेते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं या फिर हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, है ना। देख लीजिए, क्या प्लांट्स में सेल वॉल होती है? यस। क्या प्लांट्स में सेल वॉल होती है भाई? क्या प्लांट्स में सेल वॉल होती है? क्या एनिमल्स में सेल वॉल होती है? क्या प्लांट्स लोकोमोशन करते हैं? नो। क्या एनिमल्स लोकोमोशन करते हैं? यस। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक। ऑटो मीन्स खुद से, देयर ओन। एंड एनिमल्स आपके क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, डिपेंड होते हैं। अच्छा, हेट्रोट्रॉफिक में भी सब कैटेगरीज डिवाइडेड होती हैं, मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म मोड ऑफ हेट्रोट्रॉफिक रख रहा है मतलब पे डिपेंड, तो ये भी तीन तरीके से डिपेंडेंट। सबसे पहला तो आपका हो गया सेप्रोफिटिक, दूसरा हो गया आपका पैरासिटिक, और तीसरा हो गया आपका होलोजोइक। सैप्रोफिटिक में क्या होता है भाई, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म आपका डेड या डिके मैटर से अपना न्यूट्रिएंट आप करता है या लेता है। पैरासिटिक वो हो गया जब भी कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना किसी लिविंग होस्ट से, मतलब में क्या होगा, जो होस्ट होंगे मतलब आपका न्यूट्रिशन लेंगे वो आपके डेड ऑर्गन हो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और जो पैरासिटिक होते हैं वहां पे जो ऑर्गेनिज्म होगा जिससे कि अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्बिंग हो, और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम किससे डिनोट, नेक्स्ट होता है आपका होलोजोइक। होलोजोइक क्या होता है भाई, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म हम है कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को बाद उनको सिंपल मॉलिक्यूल कन्वर्ट करने के बाद एब्जॉर्बेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना और लेना। यहाँ तक बात समझ में आ गई भाई? अब देखिए नेक्स्ट जो है हम आगे स्टार्ट करेंगे अपना पार्ट, ये है किंगडम को पढ़ेंगे। किंगडम क्या था, थ्री किंगडम क्या था, किसने दिया, फोर किंगडम किसने दिया, फाइव किंगडम क्या होता है। ये पढ़ने के बाद इनके कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे, बट जब हम इन कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बट इसको हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, और इसको स्टॉप करने के बाद हम बाकी के जो इस चैप्टर में आपके टॉपिक्स बचते हैं जो टैक्सोनॉमी हो गए, और जब आप नेमिंग करते हैं बाइनोमियल क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्या है, क्या क्या दिक्कत आई जब आपके रूल बने, ठीक है, कौन सी बुक है, किसने कौन सी बुक, सारी चीज़ें हम जो है ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, सॉरी ये हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। पर जो डाइवर्सिटी वाला पार्ट है जो स्टार्ट कर दिया प्लांट और एनिमल, हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर से कंटिन्यू करेंगे, बट लिविंग वर्ल्ड वाला आपका जो टॉपिक है इसको हम यहीं से स्टॉप करके नेक्स्ट टॉपिक लिविंग का हम ले लेंगे। समवेयर ये दोनों ही चैप्टर आपके इंटरकनेक्टेड हैं,
इंटरकनेक्टेड है, तो मिक्स कर भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो, आपको भाई सब कुछ ही आना है, ठीक है। जो जो टॉपिक आपका जिससे सिंक्रोनाइज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो भाई इसकी जो नेक्स्ट पार्ट है इस वीडियो का, जल्दी हम लेके आएंगे एंड स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो देन लाइक एंड सब्सक्राइब एंड क्या बोलते हैं, हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच गाइस।